हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पेपर के व्यू से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इसका एक फाइनल पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जी। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर कि जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो डेथ हो जाने के बाद उसके जो फैमिली मेम्बर होंगे, मींस जिन्हें हम एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, तो उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन हमने किस तरीके से करनी है, आज हम वो चीज़ इस वीडियो के अंदर सीखेंगे जी। तो जैसे ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेएबल टू हिम टू इज़ टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर्स। मतलब पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट होती है, ठीक है जी, जो उसको पे करनी होती है डेथ वाले पार्टनर को, वो हम उसको ना पे करके उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर को पे करते हैं जी। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसिस्ट पार्टनर कि जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो अमाउंट पे करनी है उसकी कैलकुलेशन हमने देखनी है किस तरीके से की जाएगी। तो फर्स्ट नंबर दी फ्लोइंग्स अमाउंट विल बी क्रेडिट टू दी अकाउंट्स कि कुछ अमाउंट हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं, मतलब जो हमने उसको अमाउंट पे करनी है, ठीक है, वो कौन कौन सी अमाउंट होती है। जैसे द अमाउंट स्टैंडिंग टू दी क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब जो उसने एडमिशन के टाइम, मतलब जो वो पार्टनर बना था, पार्टनर बनने के टाइम उसने जो कैपिटल हमें दी थी, आज हम उसकी कैपिटल को वापस करेंगे, ठीक है जी। सेकेंड नंबर हिज शेयर इन दी वैल्यू ऑफ गुडविल, जो गुडविल के अंदर उसका शेयर बनता है वो भी उसको पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट की रेट गिवन होगी तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको पे किया जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ सेट्स एंड लायबिलिटीज़, देखो असेट्स और लायबिलिटी का हम रीवैल्यूएशन भी करेंगे क्योंकि डेथ हो चुकी है। तो डेथ होने पर पार्टनर की अगर सेट बढ़ी है या घटी होगी तो उसके अंदर जो भी उसका शेयर बनेगा वो भी उसको दिया जाएगा जी। हिज शेयर इन दी रिजर्व, रिजर्व मतलब होते हैं आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं जिन्हें हम 7 आइटम्स के नाम से डिनोट करते हैं जी। तो उसके अंदर भी उसका शेयर दिया जाएगा। एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, जितने टाइम तक वो हमारे पास पार्टनर रहा, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे 31 मार्च को अकाउंट हमारे क्लोज हो चुकी थी तो 30 जून को उसकी डेथ हो चुकी है, तो 3 मंथ तक का जो प्रॉफिट के अंदर शेयर बनता है वो भी उसका कैलकुलेट किया जाएगा जी। क्लियर है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कुछ और अमाउंट है। द फ्लोइंग्स अमाउंट विल बी डेबिटेड टू दी अकाउंट, मतलब ये वाली वो अमाउंट है जो ये कह लीजिए जो उसको हम दे चुके हैं, ठीक है जी, मतलब जो उसके लिए लॉस है ये कह सकते हैं आप सिंपली। जैसे कि ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ सेट्स एंड लायबिलिटीज़, अगर सेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करा है तो उसके अंदर कोई लॉस हुआ होगा उसका जो शेयर बनता होगा। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, ठीक है जी, कुछ हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी होते हैं जिन्हें हम 3 आइटम्स कहते हैं, उसके अंदर उसका शेयर भी दिया जाएगा। हिज शेयर इन दी वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल के अंदर जो उसका शेयर बनता होगा वो भी उसको पे किया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट और डेबिट की आइटम्स हैं जी। ये हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब यही चीज़ हमने प्रैक्टिकली सीखनी है कि प्रैक्टिकल के अंदर हमने उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है जी। उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन करने से पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि मेरा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था। 6 पॉइंट था हमारा जो कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक है, इसका भी फाइनल पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है जी। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कि पार्टनर की डेथ हो जाने पर उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने किस तरीके से करनी है। कैलकुलेशन हमारे पास 2 बेसिस पे रहेगी। टाइम बेसिस है जिसे हम प्रॉफिट बेसिस भी कहेंगे, एंड टर्नओवर बेसिस जिसे हम सेल्स बेसिस भी कहते हैं। लो जी, प्रॉफिट के बेसिस पर हमारे पास 2 केसेस हैं। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट है, तो प्रीवियस ईयर को हम लास्ट ईयर प्रॉफिट भी कह सकते हैं जी। तो अगर हमने प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पर प्रॉफिट की ही कैलकुलेशन करनी, क्योंकि हमारा टॉपिक है जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है कि जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जी। तो प्रीवियस ईयर को हम लास्ट ईयर प्रॉफिट कहेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तैयार होगा जी, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू में टाइम, जितना टाइम वो जिंदा रहा जी, इनटू में शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा।
यहाँ पे टाइम को सीखना है। टाइम का यहाँ पे मतलब क्या है जी, क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट जब क्लोज हो रहे हैं उसकी डेट क्या है, और पार्टनर की जो डेथ हुई उसकी डेट क्या है जी। उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वही हमारा क्या होगा जी, टाइम होगा। जैसे 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं बट उसकी डेथ हो रही है 30 जुलाई को, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हमारा वही क्या होगा जी, हमारा टाइम होगा। ओके जी, तो अब हमारे पास आगे है, अब जैसे यहाँ पे उसकी 31 मार्च से 30 जुलाई तक टोटल 4 मंथ हो चुके हैं, तो 4/12 हमारा टाइम चलने वाला है जी। और इनटू में शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर है, जिसकी डेथ हुई है उस पार्टनर का आपने शेयर रखना है जी। तो सिंपली हमारा इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट तैयार हो जाएगा जी। अगर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आ जाए कि आपने जिस पार्टनर की डेथ हुई है आपने उसका शेयर एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू में टाइम कीजिए, इंटू में शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर करना है। यहाँ टाइम का मतलब सेम वही है, क्लोजिंग डेट और डेथ वाली डेट के बीच का गैप जो होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक टर्नओवर बेसिस है। टर्नओवर बेसिस को सेल्स बेसिस कहते हैं। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी। वो तीनों चीज़ें क्या क्या हैं, लास्ट ईयर की सेल्स गिवन होगी, जिसे हम शॉर्टकट के अंदर लास्ट ईयर सेल्स को LYS लिख सकते हैं, और एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा जिसे हम LYP लिख सकते हैं जी, और एक है हमारे पास सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिसे हम शॉर्टकट के अंदर SUTD लिख सकते हैं, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब देखिए हमारा टॉपिक है जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला है, मतलब मेरे को इस फॉर्मूले के अंदर भी प्रॉफिट को ही फाइंड आउट करना है इस बेसिस में। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट न्यूमिनेटर की जगह हो जाएगा और डिनोमिनेटर में लास्ट ईयर की सेल्स रख देंगे, इनटू में करेंगे सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ किया जाएगा, और इनटू में कर देंगे हम शेयर, ठीक है, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है जी उस पार्टनर का आपने शेयर रख देना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा जी, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा सेल्स बेसिस या टर्नओवर बेसिस पे। अब बात करते हैं जिसकी जर्नल एंट्री की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल एंट्री के अंदर आपने 2 चीज़ें चेक करनी होंगी कि व्हेन न्यू रेशो इज़ गिवन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर और व्हेन न्यू रेशो इज़ नॉट गिवन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अगर रेशो गिवन है तो क्या करना है, अगर गिवन ना हो तो क्या करना है। देखो यहाँ पे न्यू रेशो गिवन होने का मतलब सिंपली ये है कि आपको गेनिंग रेशो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर न्यू गिवन होगी तो मैं गेनिंग रेशो निकाल सकता हूँ न्यू माइनस ओल्ड, क्लियर है। तो मैं न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकाल लूँगा, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, जिन पार्टनर ने गेन करा वो डेबिट और 2 कर देंगे डिसीज्ड पार्टनर या डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मतलब सिंपली जब न्यू रेशो गिवन है तो आपकी एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर न्यू रेशो ना गिवन हो तो आपने एक ही एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट्स, क्लियर है। ये जो जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं ये हमारी जर्नल एंट्री सेम वही है जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करे हैं। अगर मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट को कैलकुलेट करा है तो उसकी जो भी अमाउंट मेरी निकली, अब एंट्री उसकी पास करनी है, या तो एंट्री हमारे पास ये वाली की जाएगी पास, या फिर ये वाली की जाएगी, क्लियर है जी। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ईयर वाला सेल्स के अकॉर्डिंगली, इसके अंदर भी सेम यही करना है जी, आपने फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम इनका करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी हमारे पास ABC 3 पार्टनर हैं इन ए फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन March 31 ईच ईयर। 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। ए डाइड ऑन 30 जून 2022, मतलब 30 जून को उसकी डेथ हो चुकी है जी। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में टाइम, जितना टाइम वो जिंदा रहा, इनटू में करेंगे शेयर उसका जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है जी। तो फर्स्ट नंबर मुझे एवरेज प्रॉफिट तैयार करना है जी। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर हैज़ बीन 2018 का है, 19 है, 20 है और 21 में लॉस आ गया, 22 में प्रॉफिट गिवन है जी। तो टोटल कर लेंगे 14 और 18, ये हमारे हो जाएंगे 32। 32 के अंदर 6 ऐड करें 38, 48। 48 में से 10 माइनस कर देंगे हम, हमारे पास रह जाएगा 38। 38 में 6 हमने एक और ऐड कर लेना है, तो 54 हमारा टोटल बन रहा है यहाँ पे जी। तो मतलब मेरे को एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल प्रॉफिट जो तैयार हुआ मेरा 54,000 हुआ, डिवाइड बाय मुझे करना है 5 से, क्योंकि मैं 5 ईयर का ही एवरेज ले रहा हूँ। तो इसको सोलो करेंगे, हमारे पास डिवाइड करने पर आ जाएगा 10,800 रुपीज़।
मतलब ये मेरे पास एवरेज आ चुकी है। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया तैयार 10,800। अब इंटू करना है टाइम। टाइम के अंदर क्या देखना, उसकी डेथ कब हुई 30 जून को, और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं 31 मार्च को। तो मेरे पास अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना, टोटल 3 मंथ हो गए। तो 3 बाई हमने 12 कर देना है। इंटू में करेंगे शेयर भी जिसकी डेथ हो चुकी है। अगर देखा जाए पूरे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ तक हमने रीड करा, कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमें इस पार्टनर की ओल्ड रेशो नहीं गिवन है, मतलब ए बी सी की क्या रेशो थी, अगर हमें ना गिवन हो तो ऑलवेज हम अज्यूम करते हैं इनकी रेशो इक्वली है। तो इक्वली होने के कारण मैं क्या करूँगा, जिसकी ए की डेथ हुई है तो ए का शेयर भी इक्वली था, तो 1/3 लिख दिया, क्योंकि ए बी सी की 1:1, तो 1/3 आ गया। ये 3 से 3 कट हो जाएगा, इसे कट करेंगे 900 आ जाएगा जी। तो ये 900 मेरा प्रॉफिट आ चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी जी जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री के अंदर 2 ही केस सीखे हैं, अगर न्यू रेशो गिवन हो, अगर ना गिवन हो तो। लो जी, कहता है कि फर्स्ट केस के अंदर देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, मीन्स कि आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं तो सिंपल आपने एक एंट्री करनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 कर देंगे जिसकी डेथ हो चुकी है, 2 एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 900 जी। अब बात करते हैं बी केस के अकॉर्डिंगली। कह रहे देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, न्यू रेशो भी गिवन है 3:2। क्लियर है जी, मतलब न्यू रेशो आपको गिवन दे दी डायरेक्टली। अगर मेरे को न्यू रेशो गिवन है तो फर्स्ट काम क्या करूँगा, गेनिंग रेशो निकाल लूँगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा न्यू माइनस ओल्ड। अब मेरे पास ए की तो डेथ हो चुकी है, बी और सी चलेंगे जी। तो बी का ओल्ड पोर्शन, न्यू पोर्शन 3/5 हो गया और सी का भी 2/5 कर देंगे जी। और माइनस करेंगे, इनका पोर्शन क्या था, ओल्ड रेशो इक्वली थी 1/3। अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15 और ये करेंगे 9 - 5 लॉसी। यहाँ से भी एलसीएम 15, 6 - 5। तो आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता दिया गया था कैसे करना है, ठीक है जी। ओल्ड में से न्यू है, तो कल मुझे 5 रुपीज़ मिले, आज मुझे 9 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इट मीन्स मैं गेन कर रहा हूँ 4/15 से। कल 5 थे, आज 6 है, तो 1/15 से गेन है, मतलब 4:1 मेरी गेनिंग रेशो तैयार हो चुकी है जी। अब इसका मतलब बी और सी दोनों ने ही गेन करा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा सारा का सारा ए को मिलने वाला है, क्योंकि एंट्री थी हमारे पास गेनिंग टू डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डिसिस्ट की जो अमाउंट है वो 900 है। 900 को मैंने 4:1 के अकॉर्डिंगली बांटना है। 900 डिवाइड बाय करेंगे 5, 180 आएगा। 180 इंटू 4 कीजिए, 180 इंटू 1 कीजिए। क्लियर है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा कि एवरेज के अकॉर्डिंगली अगर पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो एवरेज के अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट में से कैसे शेयर निकालना है और जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है अगर न्यू रेशियो गिवन हो और ना गिवन हो तो जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो जी XYZ पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशो ऑफ 2:1। तो जी XYZ हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो इनकी रेशो भी गिवन है जी 2:1। ठीक है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। वाई डाइड ऑन 24 जून 2018। मतलब वाई की जो डेथ हो चुकी है वो 24 जून 2018 को हुई है। वाइज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मुझे सेल्स बेसिस पर जाना है, तो सेल्स बेसिस के अंदर मैंने देखो आपको समझाया था कि आपको एक लास्ट ईयर की सेल चाहिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट चाहिए और सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चंस के अंदर अगर देखा जाए तो वाई की जो डेथ हुई है वो 24 जून 2018 को हुई है। अगर इसे समझा जाए तो देखें वाई की जो डेथ हुई है 24 जून 2018 को हुई है। क्लियर है। और अगर ये ईयर शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को ही होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का जी। और इससे प्रीवियस ईयर भी होगा हमारा। लो जी, ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, क्योंकि एक मैंने आपको बताया था जब टाइम निकालते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या होता है कि एक उसकी क्लोजिंग की डेट चाहिए, अकाउंट कब क्लोज हुए और उसकी डेथ कब हुई। तो ये चीज़ है 31 मार्च को मेरे अकाउंट क्लोज हुए होंगे और ये ईयर जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2017 को हुआ होगा। ठीक है, इसको लिख लेने से आपको थोड़ा क्लियरली और पता लग जाएगा क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास है उसकी डेथ वाली डेट है जी, डेथ डेट रहेगी।
अब चलते हैं आगे जी। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 वाज रुपीज़ 15 लाख। लो जी 17-18 है, तो इस ईयर को मैं 17-18 कह सकता हूँ कि मतलब मेरे पास लास्ट ईयर की जो सेल्स इस क्वेश्चन में गिवन आ चुकी है 15 लाख रुपीज़ आ चुकी है जी। एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज़ 3 लाख। लो जी लास्ट ईयर का फिर प्रॉफिट भी गिवन आ चुका है हमारे पास, वो कितना है 3 लाख रुपीज़ है। एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 24 जून तक की हमारे पास सेल्स भी गिवन है जो कि 2 लाख रुपए है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ये वाली मेरे को सेल्स गिवन है, जिसे मैंने कहा था सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो हमें गिवन है कितनी है जी। तो सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना गिवन आ गया, 2 लाख रुपीज़ आ गया। क्लियर है। अब हमारा टॉपिक था प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। लो जी प्रॉफिट को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 3 लाख है, लास्ट ईयर की सेल्स 15 लाख है, इनटू में करेंगे सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ जो कि 2 लाख है। तो ये 50 हमारी कट हो जाएंगी, इसे कट करेंगे 5 और इसे कट करेंगे 40,000 आ जाएगा। और इनटू में क्या करना था, शेयर ऑफ डिसिस्ट पार्टनर। इस क्वेश्चन के अंदर अगर डेथ हुई है जी वाई की, तो वाई का शेयर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना है 2/5 है। लो जी 2/5 करेंगे, इसे कट करेंगे 8 आ जाएगा, 8 इंटू में 2 करेंगे 16,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब आपने याद क्या रखना है जी, इस क्वेश्चंस के अंदर हमारा जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने टाइम नहीं लगाना, क्योंकि टाइम इस फॉर्मूले के अंदर कभी भी नहीं आता। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आपने जब उसकी सेल्स ही अप टू द डेट ऑफ डेथ ले ली, मतलब जितने टाइम वो जिंदा रहा उतने टाइम तक की सेल ही ले ली, तो वो टाइम उसका ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो टाइम नहीं लिखना आपने कभी दोबारा। लो जी 16,000 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन को और रीड करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज़ 1,20,000। गुडविल की वैल्यू 1,20,000 आपको दे रखी है। देखो ये आपका चैप्टर सेम टू सेम रिटायरमेंट वाली ही गुडविल की आपने एंट्री पास करके दिखानी है। रिटायरमेंट के अंदर हमने जो एंट्री सीखी थी वो सीखी थी रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब इसके अंदर एंट्री भी हुई है कि रिमेनिंग टू डिसिस्ट पार्टनर हो जाएगा। अब देखो ये जो गुडविल की अमाउंट आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो फर्म की गिवन है 1,20,000, लेकिन मुझे क्या करना है वाई का शेयर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा 1,20,000 इंटू में जो वाई का शेयर है वो कितना है 2/5 है। लो जी 2/5 करेंगे, तो ये करने के बाद मेरे पास 48,000 आ जाएगा जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, अगर गिवन होती तो हम ये एंट्री गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली ही करते। अगर नहीं गिवन तो मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखा रखा है जी, हमने वाई को करना है स्किप, तो मेरे पास x और z बच गए, उनकी रेशियो कितनी है 2:1 है जी। तो 48 को 2:1 के अकॉर्डिंगली बांटेंगे, 32,000 x का आ जाएगा और 16,000 z का आ जाएगा जी। क्लियर है, ये हमारी गुडविल की एंट्री रहेगी। आगे चलते हैं। इसके अलावा वाई की डेथ हो चुकी, टोटल अमाउंट पेएबल टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज रुपीज़ 1,75,000 और दिस अमाउंट वाज पेड टू द एग्जीक्यूटर या टू देम ऑन 15, ठीक है जी, जुलाई 2018 को आपने पे कर दी। पहला पॉइंट ये है कि अब इसमें प्रॉफिट की भी एंट्री पास की जाए क्योंकि न्यू रेशो गिवन नहीं है। हाँ अब देखो अगर आपको न्यू रेशो डायरेक्ट गिवन आएगी तो आपने गेनिंग रेशो निकालनी है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बात करी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट के लिए आपने कोई शॉर्टकट नहीं लगाना। जैसे मैंने गुडविल की अमाउंट के लिए शॉर्टकट यूज़ कर लिया, तो प्रॉफिट के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना शॉर्टकट, क्योंकि उसके अंदर अगर स्पेशल गेन आपको न्यू रेशो गिवन है तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपने कुछ नहीं करना। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इसे यही मानकर चलेंगे कि न्यू रेशो नहीं गिवन थी, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसिस्ट पार्टनर की एंट्री कर देंगे 16,000 रुपीज़ की। क्लियर है। अब एक लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन में और क्या रखा है कि जो टोटल अमाउंट पेएबल का मतलब पे करना बाकी है वाई के एग्जीक्यूटर को, वो कितना है 1,75,000। अब देखो वाई के एग्जीक्यूटर को पैसा देना है, अगर जिस पार्टनर को पैसा हमने या जिस पर्सन को पैसा देना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी ऑलवेज ही क्रेडिट रहती है, तो 2 करेंगे वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट्स। और ये पैसा वाई वाला था, वाई का पैसा कैंसिल हो गया, वाई के एग्जीक्यूटर को देना है, तो वाई का पैसा कैंसिल कर दिया, वाई डेबिट हो जाएगा और वाई एग्जीक्यूटर मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अब वाई के एग्जीक्यूटर को ये पैसा आपने पे कर दिया, तो वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मेरी जो एंट्री हो जाएगी 15 जुलाई को हो जाएगी जी 1,75,000 रुपीज़ की भी। क्लियर है। तो ये हमारे पास टॉपिक था जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का।
आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो या नेक्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं जी, उसके अंदर रहेगा डिसिस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपने किस तरीके से बनाना है जी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आएगा, कंसेप्ट समझ आया। अगर कंसेप्ट आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जी। थैंक यू।